आज जो विषय चर्चा के लिए रखे गए हैं वो है भारत में पत्रकारिता एक धंधा बन गया है जिससे देश के हित का बलिदान दिया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। 2 व्यवस्था परिवर्तन के लिए दैनिक मूल्यवासी नायक का योगदान। 3 ब्राह्मण बनिया मीडिया और मूल्यवासी भोजन मीडिया में अंतर क्या है, एक चर्चा। बहुत सारे विषय यहाँ चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। मैं कुछ बातें आज जो देश के अंदर हालात है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ बातें उस संदर्भ में रखना चाहूँगा। पहले तो जो हम लोगों को मीडिया चलाना चाहिए, किस लिए चलाना चाहिए, तो उसका पहला ऑब्जेक्टिव है अवेकन द स्लेव्स, गुलामों को जागृत करने के लिए हमें पत्रकारिता को चलाना चाहिए, मीडिया को चलाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो तो गुलाम गुलामी के विरोध में विद्रोह कर उठेगा। गुलाम गुलामी के विरोध में तब तक विद्रोह नहीं करता जब तक गुलाम को गुलामी का एहसास नहीं कराया जाता। और ये एहसास कराने के लिए मीडिया बहुत बड़ा हथियार है। इसलिए मीडिया का उपयोग अवेकन द स्लेव्स, गुलाम को जगाने के लिए किया जा सकता है। ये एक उसका बड़ा मकसद बनाकर काम किया जा सकता है। दूसरा, जो मीडिया का ऑब्जेक्टिव है कि हम कोई मूवमेंट चला रहे हैं, हम कोई आंदोलन चला रहे हैं, उस आंदोलन का मैसेज जनता तक पहुंचना जरूरी है। कन्वे आवर मैसेज टू द पीपल, कन्वे आवर मैसेज टू द पीपल। यानी हमारा जो संदेश है, जो आंदोलन हम चला रहे हैं, उस आंदोलन का संदेश लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। यदि लोगों तक हम अपने विचार का संदेश पहुंचाने में कामयाब नहीं हुए तो क्या होगा? जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? अगर मान लो जंगल में वास्तव में मोर नाचा मगर देखा किसी ने भी नहीं, तो इसका वास्तविक अर्थ क्या होगा? उसका वास्तविक अर्थ होगा, जंगल में मोर नाचा मगर देखा किसी ने भी नहीं, इसलिए नाचा ही नहीं, इसलिए नाचा ही नहीं। लोग ऐसा मान सकते हैं। जैसे मैं सोशल मीडिया आने के पहले लोगों को कहते थे कि हमारा इतने सारे देश के राज्यों में, जिलों में, तहसीलों में हमारा नेटवर्क फैला हुआ है, तो लोग मुझे कहते हैं अखबार में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों का, और टीवी में तो आपका कोई खबर तो दिखता है नहीं। मतलब है, हो सकता है आपका, दिख नहीं रहा है, इसलिए कैसे माने कि आपका आंदोलन चल रहा है? यानी उसी तरह से जंगल में मोर नाचा, देखा किसी ने भी नहीं, आंदोलन आप लोगों का चल रहा है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है, तो कैसे माने आंदोलन आप लोगों का चल रहा है? तो इसलिए कन्वे आवर मैसेज टू द पीपल,
जनता को आंदोलन का संदेश पहुंचाना, आंदोलन के जिंदा होने के लिए यह आंदोलन बढ़ रहा है, आंदोलन जिंदा है आंदोलन। इसके लिए कन्वे आवर मैसेज टू द पीपल, लोगों को आंदोलन का संदेश पहुंचाना जरूरी है। अगर पहुंचेगा तो लोग मानेंगे हाँ आंदोलन है। कम से कम जितने लोगों तक पहुंचेगा उतने लोग तो मानेंगे, नहीं तो कोई नहीं मानेगा। तो इसलिए ये बात मैं आप लोगों को उदाहरण के लिए बता रहा हूं, ताकि ये जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है मीडिया का, कन्वे आवर मैसेज टू द पीपल। तीसरा ऑब्जेक्टिव है मीडिया का, जज अवर सेल्फ। जब हमारी खबरें मीडिया में आएगी, लोग उसको पढ़ेंगे, खबर को पढ़ेंगे। अगर फोटोग्राफ है तो उस फोटोग्राफ को देखेंगे, फोटोग्राफ में कितने लोग हैं उसको देखेंगे, और देखने के बाद वो हमारे आंदोलन को जज करेंगे। क्या ये काफी फैल गया है, पहले तो नहीं था मगर अभी ये फैल गया है। पहले ये आंदोलन नहीं था, अब ये फैल गया है। अभी किनारे पे खड़ा रहना ठीक नहीं है, अभी अंदर घुसना पड़ेगा, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। जज अवर सेल्फ, जज अवर सेल्फ, बहुत अहम बात, क्योंकि लोग बहुत दूर से देखते रहते हैं और जब उनको लगता है कि हाँ अब ये काफी फैल गया है, जैसे 5 अगस्त को ब्राह्मणों ने प्लान बनाया कि सारे देश को राममय बनाना है, तो हम लोगों ने काला दिन मनाया। वो 3-3.5 लाख लोगों तक वो जो ट्विटर जो है वो मैसेज पहुंच रहा था, दिखा रहा था। तो उन लोगों ने, ब्राह्मणों ने कंप्लेंट किया होगा, अरे रोको, भी कैसे रोक सकते हैं, रोक तो नहीं सकते, तो टेक्नोलॉजी का मामला है, नहीं रोक सकते। ऐसा करो, आपके ट्विटर पर यह आंकड़ा मत दिखाओ। तो उन्होंने दिखाना बंद कर दिया, क्योंकि लोग देखते तो हमारी ताकत को जज करते, हमारी ताकत को जज करते तो एहसास करते कि ये आंदोलन अब बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा हो गया है। जब बहुत बड़ा हो गया है, ऐसा जज करेंगे तो किनारे पर खड़े लोग जो है वो ये सोचेंगे कि अब ज्यादा देर किनारे पे खड़ा रहना ठीक नहीं होगा, अब हमको भी कूदना होगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। और इसका फायदा इसके अंदर जो शामिल लोग हैं वो उसको फायदा उठाएंगे। तो इसलिए ये तीसरा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है मीडिया का। अब चौथा उद्देश्य है इमेज बिल्डिंग। इमेज बिल्डिंग है
तो इमेज बिल्डिंग में ही इमेज डिस्ट्रॉइंग शामिल है। जैसे गांधी की इमेज बनाई ब्राह्मण बनिया मीडिया ने कि गांधी महात्मा है। गांधी महात्मा नहीं थे। ज्योतिराव फुले को लाख लोग इकट्ठा होकर बॉम्बे में महात्मा की पदवी दी लोगों ने। ऐसी कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। एक परीख नाम का ब्राह्मण था अहमदाबाद में, उसने अपने बच्चे का नामकरण करने के लिए 1914 को जब गांधी भारत में आए तो उसको उस कार्यक्रम के लिए बुलाया। इंडिया टुडे ने छापा ये बात। तो उसके लिए उन्होंने पत्रिका छापी। तो पत्रिका में परीख नाम के ब्राह्मण ने गांधी के सामने महात्मा शब्द, साउथ अफ्रीका में भी लोग उसको महात्मा नहीं मानते थे, भारत में भी कोई भी नहीं मानते थे। वो परीख नाम का जो अहमदाबाद का ब्राह्मण था उसने अपने पारीख ये गुजराती ब्राह्मणों का सरनेम है। आशा पारीख का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन थी। तो उसने पत्रिका निकाली थी उसकी, उस पत्रिका में गांधी के नाम के आगे महात्मा लिखा था। किसी ने भी लाख लोग इकट्ठा होकर महात्मा की पदवी नहीं दी। और फिर एक बार गांधी जब पुनः आए तो उन्होंने कहा कि वास्तविक महात्मा तो ज्योतिराव ही है। गांधी को भी ऐसा था, मैं तो नहीं हूं। इनडायरेक्टली वो उसको अपराध बोध हुआ, भाई तो रियल महात्मा है साला, मैं तो ऐसे ही फेक महात्मा हूं, फेंका हुआ महात्मा हूं। तो उसको रियलाइजेशन हुआ होगा कि अब मैं सत्य के प्रयोग करने वाला आदमी असत्य कैसा बोलूं। तो उसको कहा कि वास्तविक महात्मा ज्योतिराव फुले। उससे भी ये प्रमाणित होता है कि गांधी महात्मा नहीं थे, मगर भारत का जो मीडिया है उस मीडिया ने गांधी को महात्मा के तौर पर प्रोजेक्ट किया। और गांधी का विरोध करने वाले जो भी लोग थे उसमें सबसे बड़े व्यक्तियों में मोहम्मद अली जिन्ना और बाबा साहब आम्बेडकर थे। तो उनको उन्होंने देशद्रोही के तौर पर उसकी इमेज को बिल्ड करने की कोशिश की। तो इमेज बिल्डिंग में ही इमेज डिस्ट्रॉइंग है। ये भी मीडिया का जो ब्राह्मण बनिया मीडिया है, इसमें एक और बात शामिल है, ब्लैकमेल करने का, झूठी खबरें छापने का। तो इंडिया टुडे ने हमारे विरोध में, हमने जब आंदोलन किया था गुजरात में हिम्मतनगर के एरिया में, तो अहमदाबाद के अखबार में और इंडिया टुडे में हमारी खबर छापी कि ये जो वामसेफ वाले लोग हैं ये सेमी नक्सलाइट लोग, इमेज बिल्डिंग, यानी डायरेक्ट नक्सलाइट नहीं बोल सकते एकदम, क्योंकि है नहीं, तो पहले सेमी नक्सलाइट बोलने का, अर्ध नक्सलवादी लोग। ये इंडिया टुडे में लिखा उन्होंने, अंग्रेजी में भी लिखा, हिंदी में भी लिखा। तो मैंने बॉम्बे पूना के कोर्ट में उसके खिलाफ में केस दायर कर दिया। उनके पास कोई जवाब नहीं है इस बात का, क्योंकि वो लिखित है। तो उन्होंने यहां हियरिंग में हाजिर करने के बजाय उसको उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया। पैसे वाले लोग हैं। चोपड़ा उसका कार्यकारी संपादक था। जब हमने केस दाखिल किया तो चोपड़ा को हमारी वजह से इंडिया टुडे के कार्यकारी संपादक पद से हटाया गया। तो सेमी नक्सलाइट ये टर्म उन्होंने खुद बनाई, खुद तैयार की। ये डायरेक्ट इनको नक्सलाइट नहीं कहा जाता, सेमी नक्सलाइट से शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग झूठे खबरें इधर छापते थे, मराठी पेपर वाले भी ब्राह्मण बनिया के, उनके खिलाफ में हमने कई जगह केसेस दाखिल किया, कोई जवाब नहीं दे पाया।
तो जो ब्लैकमेल करने वाला एक एस्पेक्ट है मीडिया में, एक तो ब्लैकमेल करते हैं। अगर उनको ब्लैकमेल करने के लिए रोका जाए तो फिर वो ब्लैकआउट करते हैं। ब्लैकआउट का मतलब है आपकी खबर को बिल्कुल भी नहीं छापा जाए। एक नहीं छापना है यानी लोगों को पता ही नहीं चलने देना है, जंगल में मोर नाचा है, पता ही नहीं चलने देना। क्योंकि अगर खबर छाप जाती है तो लोगों तक पता चल जाएगा। जैसे भीमा कोरेगांव का जो मामला था, वो यह आंदोलन हमने चलाया था, प्रकाश आंबेडकर का इसके साथ कोई संबंध नहीं था। जो महाराष्ट्र बंद का हमने ऐलान किया तो सारे मीडिया वालों ने ये सोचा, अरे तो फिर तो महाराष्ट्र में वामन मेश्राम का नेतृत्व जो है इसके बाद इस्टेब्लिश हो जाएगा और वो तो फिर हम लोगों को फूंक मार के उड़ा देगा। तो इसलिए मीडिया वालों ने, और ये प्रबंध जो है फडणवीस के द्वारा किया गया था। ये सारे वीडियो जो है हमारे पास रिकॉर्डिंग है कि प्रकाश आंबेडकर फडणवीस के घर से निकलकर आने के बाद ऐलान किया, फिर दोबारा बंद करने के लिए भी पूछने के लिए गया। प्रकाश आंबेडकर कितने बजे बंद करने का था आपको उन्हें बताया नहीं अभी तक? नहीं, अभी ठीक है 4:30 बजे बंद कर दिया। तो 4:30 बजे बंद भी करवा दिया बाहर आके। वो भी बाहर आके किया, पहले अंदर गया फिर बाहर आके किया। ये वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो इसलिए ये बात मैं आप लोगों को खास तौर पर बता रहा हूं कि ये ब्लैकमेल करने का काम वो करते हैं या इमेज बिल्डिंग का काम करते हैं या इमेज डिस्ट्रॉइंग करने का काम करते हैं या खबर को ना छापकर ऐसा कोई आंदोलन चला वो मालूम ना हो इसकी भी खबरदारी लेते हैं। ये सारी बातें वो करते हैं। तो इमेज बिल्डिंग में ही प्रोजेक्शन शामिल है। किसको प्रोजेक्ट करने का? मान लो कि हम आंदोलन चला रहे, प्रोजेक्ट कर रहे प्रकाश आंबेडकर, उसका वो अपने जीवन में भीमा कोरेगांव को नहीं गया। अभी मेरे ख्याल से 65 के ऊपर उसकी उम्र है, अपने जीवन में कभी नहीं गया। जब हमने इसको इश्यू बनाया तब गए। और पत्रकारों ने पूछा गए थे क्या, तो झूठ बोला, हाँ गया था, रात में गया था। अब वो उसको मालूम ही नहीं है कि हमारे लोग 4 बजे तक वहां, उधर मीडिया वाले उधर ही है, उधर हमारे लोग वीडियो वगैरह करके 4 बजे तक उधर ही थे। तो फिर उसका झूठ पकड़ा गया, क्यों उधर गया ही नहीं था। वो 4 बजे तक इसलिए भी थे क्योंकि हमारा उधर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। दूसरे दिन जो कार्यक्रम होना था वो बहुत बड़ा कार्यक्रम था और 1 साल तक तैयारी हम कर रहे थे। लाखों लोग सारे देश भर से आए थे। तो ये बहुत सारी बातें हैं मीडिया के संबंध में जो हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है और इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए मीडिया चलाना पड़ता है। वो लोग उन लोगों के आंदोलन चलाने के लिए भीड़ का, बाजार के अंदर का फोटो ले लेते या जो लोकल गाड़ी है उससे लोग जब उतरते हैं तो वो बहुत भीड़ होती है, उसका फोटो ले लेते हैं और फोटो लेकर वो दिखाते हैं कि ये इनके आंदोलन का है। अब कोई वेरिफिकेशन का कोई मापदंड तो जो देखने वाले लोग हैं उनके पास होता नहीं है। जो वेरिफिकेशन का जो सिद्धांत है, कोई इंस्पेक्टर अगर मान लो नौकरी पे आ गया, वो इंस्पेक्टर हो गया, तो इंस्पेक्टर को भी वेरिफिकेशन समझ में नहीं आता। ये मर्डर किसी ने किया, ये पुलिस इंस्पेक्टर को भी समझ में नहीं आता ये सच क्या है झूठ क्या है। उसका बाकायदा सच और झूठ का फर्क करने की तमीज पैदा करने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। तो आम आदमी जो देखने वाला है या पढ़ने वाला है उसके बाद कहाँ वेरिफिकेशन का
तमीज है, यह समझ है, जो उसको वो समझेगा। जैसे अभी विलास ने एक उदाहरण कहा कि किसी मुसलमान को वो आतंकवादी घोषित कर देते हैं, मीडिया लगातार प्रचार कर देते हैं, और प्रचार करने के बाद में, लगातार प्रचार करने के बाद में वो उसके ऊपर आतंकवाद का ठप्पा लगा देते हैं और फिर उसको अरेस्ट किया जाता है। वो 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल जेल में सड़ता है। उसके बाद हाई कोर्ट का डिसीजन आता है। ऐसा जंगली महाराज केस में 52 लोगों को छोड़ दिया। ये जो हिमायत बेग है, उसको 2 बार 3 बार फांसी की सज़ा हुई, उसको आजीवन कारावास हुआ, और आजीवन कारावास का कारण दिया कि उसके घर में ये RDX मटेरियल मिला। तो RDX मटेरियल मिला है, पुलिस वाले ही RDX मटेरियल लेके जाते घरों में दूसरों के, और उसको कहते हैं हाँ इनके घर में मिला, वो अपने पास ही लेके जाते। आप बोलेंगे भाई ये तो कोई भयंकर बात है, पर इसका कोई सबूत है? कोल्हापुर में हमारे बामसेब का कार्यकर्ता, शेख का बेटा वीडियो बनाने का काम करता था, रिपेयरिंग का, वीडियो रिपोर्टिंग का काम करता था। तो उसने अपने दुकान में CCTV कैमरे लगा रखे। अब पुलिस वालों को पता ही नहीं। 6 पुलिस वाले आए और उन्होंने अपने ही सफारी में से मोबाइल निकाल करके, तुम आतंकवादियों से बात करते हो? कहा कि नहीं, मैं आतंकवादियों से कहां से बात करता हूं? तो मोबाइल निकाला, ये मोबाइल है जिस पर तुम बात करते हो। नहीं, ये मोबाइल तो तुमने अपने से जेब से निकाला। वो बोल रहा है ये तो आपने अपने जेब से निकाला, तो मैं कैसे बात कर सकता? नहीं करते हो, चलो लेकिन अरेस्ट करके। अब पुलिस वालों को मालूम ही नहीं कि CCTV कैमरे में मैं खुद अपना मोबाइल निकालते हुए उसमें रिकॉर्ड में आ गया। वो सारा रिकॉर्ड हाई कोर्ट के लोगों के सामने रखा गया। हाई कोर्ट के जज ने इंक्वायरी का ऑर्डर दिया, और इंक्वायरी के ऑर्डर में पता चला कि पुलिस वालों ने कॉन्स्पिरेसी बनाकर वो मटेरियल मोबाइल खुद लेके गए। तो इसका मतलब ये है कि ये किसी को आतंकवाद के तौर पर फंसाने के लिए अपने पास ही मटेरियल लेके जाते हैं, और उसको मुद्दा माल सबूत बना करके उसके खिलाफ में यूज करते हैं और उसको आतंकवादी घोषित करते हैं। उस तरह से RDX मटेरियल तुम्हारे घर में मिला। अरे भारत में मिलिट्री के अलावा RDX मटेरियल नहीं रहता है, बाहर किसी को नहीं मिलता। अगर इसके पास RDX मटेरियल मिला तो इसका दूसरा मतलब है विदेश से आया होगा, समंदर से आया होगा। तो फिर आपने इसको तो RDX मटेरियल के तौर पर पकड़ा, तो उसको ये पूछना चाहिए था कि आपने लिया कहां से, वो कौन लोग हैं विदेश वाले जिन्होंने, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। फिर उसको आजीवन कारावास दे दिया हिमायत बेग को। मगर पुलिस वालों ने कोर्ट में जो गवाह दिए थे, उन गवाहों को एक पत्रकार जाके मिला उन गवाहों। अब उनको मालूम ही नहीं है कि उनके साथ बातचीत करते वक्त उसका रिकॉर्ड जो है वो हो रहा है। तो रिकॉर्ड किया गया कि आपने कोर्ट में ऐसा ऐसा कहा। नहीं, वो तो पुलिस ने बोला ऐसा कहने के लिए। हिमायत बेग तो पूना में था ही नहीं उस दिन, वो तो औरंगाबाद में था। मगर पुलिस वालों ने हमसे कहा, नहीं तो कहा कि तुमको भी अंदर डाल देते। तो झूठे जो मतलब केसेस है वो पुलिस वालों ने तैयार किए। ऐसा सारा रिकॉर्ड जो है उस पत्रकार ने इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद में वो सार्वजनिक कर दिया सोशल मीडिया। फिर वो रिव्यू हुआ, उसको 2 बार फांसी की सजा हुई थी, वो रिव्यू हुआ। रिव्यू होने के बाद में फिर कोर्ट ने बदल कर, अब जो आदमी कोर्ट में फिर ये कह रहा था, जज ने अपने से कहने ये हॉस्टाइल दल, हाँ जो गवाह होता है हॉस्टाइल दल है, बदल ले लाए। पूर्वी हाँ असमन होता था, अब ये वो ऐसा बोलता है, ये हॉस्टाइल हो गया है, इसकी बात को सही नहीं माना जा सकता।
जज भी उसके अंदर मिला हुआ है। तो ये जो घटनाएं हैं, ये जो परिस्थितियां हैं, फिर उसके बाद में क्या होता है, उसको आतंकवाद के बाद 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल के बाद छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद में एक लाइन की खबर अखबार में नहीं आती कि इसको निर्दोष छोड़ दिया गया। अब वो अखबार वाला कैसे छापेगा, बोलेगा साला मैंने ही तो इसको आतंकवादी घोषित किया था, अगर मैं ही अखबार में छापूंगा तो जो मेरा पाठक वर्ग है वो सोचेगा कि ये आतंकवादी है, यही खबर लिख रहा है कि निर्दोष छोड़ दिया। तो इसका मतलब अखबार वालों ने ये कैंपेन चलाकर मीडिया ट्रायल चलाया था। इसको आप लोगों को अभी समझ में मालूम नहीं होगा ये मीडिया ट्रायल क्या मामला है। कोर्ट में ट्रायल चलता है किसी आरोपियों के खिलाफ में, तो कोर्ट में ट्रायल कैसे चलता है? कोर्ट में ट्रायल चलता है, एक तो उसका वकील होता है, एक सरकार का वकील होता है। सरकार उसकी बात करता है, उसका वकील उसके समर्थन में बात करता है, दोनों की सुनकर जज जो है फैसला करता है। मीडिया में, मीडिया ट्रायल में अकेला ही होता है। उसके विरोध में आतंकवादी 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 ऐसा अभियान शुरू करिए, उसका पक्ष सामने आता ही नहीं। इसको बोलते मीडिया ट्रायल। क्योंकि हमारे लोगों को बहुत सारी बातों की समझ भी नहीं है। मीडिया ट्रायल शब्द आ रहा है, नया शब्द आ रहा है, पहले शब्द था नहीं, मीडिया ट्रायल नया शब्द। ये मीडिया ट्रायल है क्या? तो आपको जुडिशियल ट्रायल और मीडिया ट्रायल का फर्क अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको मीडिया ट्रायल समझ में नहीं आ सकता। तो ये मीडिया ट्रायल है, और मीडिया ट्रायल से क्या होता है, उसको उसने जेल में डाल दिया मीडिया ट्रायल करके, सजा भी सुना दिया, आतंकवादी हो गया। वो आरोपी नहीं, वो आतंकवादी घोषित हो गया, अखबार वालों ने घोषित कर दिया आतंकवादी। जो काम जज को घोषित करने का करना चाहिए वो काम मीडिया ने घोषित कर दिया आतंकवादी। तो इसका मतलब यह है कि जब वो निर्दोष छूट जाता है, निर्दोष छूटने के बाद जब जो अखबार उसको आतंकवादी घोषित कर रहा था वो जब उसकी खबर नहीं छापता, तो अखबार वालों को मालूम है कि हमने तो मीडिया ट्रायल चलाया था, हमने उसको जेल में डालने के लिए सब किया था, उसकी बात सुने बगैर किया था। तो जो मीडिया ट्रायल है कब प्रूव होता है? जब उसको आतंकवादी घोषित किया करता है मीडिया, फिर वो जेल में जाता है और हाई कोर्ट से वो जब निर्दोष छूटता है, छूटने के बाद वो अखबार जब उसकी खबर नहीं छापता है, तब ये प्रूव हो जाता है कि उस अखबार ने, उस मीडिया ने मीडिया ट्रायल चलाया था और हम खुद झूठे साबित ना हो इसके लिए खबर नहीं छापता है। बात को समझना बहुत जरूरी है। तो जुडिशियल ट्रायल और मीडिया ट्रायल, द डिफरेंस बिटवीन, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, इसके पीछे की साजिश समझा रहा हूं जो हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आजकल मामला मीडिया ट्रायल का सुप्रीम कोर्ट चला गया है। सुप्रीम कोर्ट में अभी उस पर बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का कुछ दिन के अंदर फैसला आएगा, मगर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो उसके बारे में कोई ना कोई फैसला आएगा। अभी रिया के विरोध में सीबीआई लगाया, कुछ भी नहीं मिला, सीबीआई वालों को कुछ नहीं मिला, क्योंकि सीबीआई वाले अगर झूठा मुकदमा स्थापित कर दिया रिया इसमें शामिल, तो कोर्ट में उसको प्रूव करना पड़ेगा। वो कोई सामान्य मुसलमान तो है नहीं, वो एक फिल्म इंडस्ट्री की फेमस हीरोइन है। उसका बाप जो है कर्नल रैंक का, लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का बहुत बड़ा अधिकारी रहा है, तो वो देशभक्त परिवार भी है, ऐसे ही नहीं है। उसके बाप ने अपनी जवानी के बहुत सारे समय जो है उसने देश के लिए कुर्बानी भी दिया है, इसलिए उसको ऐसे ही नहीं कहा जा सकता। तो उन्होंने सोचा कि झूठ मूठ का मुकदमा भी दायर नहीं किया जा सकता, उससे सीबीआई की बदनामी होती है, बात अलग, क्योंकि प्रूव करना पड़ेगा ना सीबीआई को। और मर्डर के संबंध में तो ठोस सबूत चाहिए, ऐसे कोई फालतू सबूत नहीं चाहिए।
मगर मीडिया ट्रायल चलाया, उस मामले को लेकर सारा मामला चला गया कोर्ट में। सुशांत सिंह के रेफरेंस में ये सारा मामला चला गया कोर्ट में, उस पर बातें चल रही है। तबलीगी जमात का केस का रिजल्ट आया गया, हाई कोर्ट ने कहा कि ये तो वो तो सबसे पहले मैंने उसकी क्रोनोलॉजी समझा कर कैसे गलत है कहा। और अभी 50 लाख, आज का सवेरे का 50 लाख पार हो गया भारत का कोरोना का आंकड़ा। अब किसने की? अब तो तबलीगी वाले भी नहीं है। तो अब वो सरकार कह रही है एक्ट ऑफ गॉड, ये भगवान की लीला है। नालायक लोग जिनको सालों ने हम लोगों को हमने प्रधानमंत्री बनाया, अर्थमंत्री बनाया, वो बोल रहे एक्ट ऑफ गॉड, ये भगवान की लीला है। तो तुम काहे के नहीं उधर प्रधानमंत्री बने हुए हो, अर्थमंत्री बने हो, अगर ये एक्ट ऑफ गॉड है तो? तुम्हारी जिम्मेदारी थी रोकने के लिए, मगर तुमने लॉकडाउन के दौरान जो टेस्ट अभी लाखों की 10 लाख 11 लाख टेस्ट कर रहे हैं, अगर वो 3 महीने के दौरान टेस्ट किया होता तो वो 3-4 महीने में खत्म हो गया होता, वो आगे जो है बढ़ता नहीं। उस समय तो 500 थे और फील्ड में 1000, 2000, 5000, 10,000 होते, या मान लो लाख होते। अगर तुमने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का टेस्ट किया होता, सारा देश जो है कवर हो गया होता। संक्रमण करने वाला आदमी अगर आइसोलेट होकर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता तो संक्रमण करने के लिए समाज में आदमी ही नहीं बचता, तो ये आंकड़ा कहां से आता? लॉकडाउन में नरेंद्र मोदी ने ये मान लिया लॉकडाउन ही दवा है। अब पार्लियामेंट में उनको जवाब दे नहीं पा रहे। अबे लॉकडाउन दवा कैसे है? नहीं, कोई दवा नहीं है इसलिए दवा है, यही कहा था। कोई दवा उपलब्ध नहीं है इसलिए यही दवा है। केवल लॉकडाउन को दवा माना गया। अरे लॉकडाउन को समय मानते, तुम्हारे पास फैसिलिटी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी केंद्र सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। 8 दिन में सारे देश भर में जितने लैब चाहिए खड़े कर देते। मामला पैसे का था, लैब से खड़े कर देते। और अगर खड़े कर देते, लाखों लोगों का टेस्ट जो है हफ्ते में कर लेते, तो मैंने भरे सारा का सारा देश भर का मामला जो है कंट्रोल में आ जाता। ये 50 लाख वगैरह जो आंकड़ा है, बढ़ाने वाले लोगों को आपने चुपचाप लॉकडाउन में उनको काम करने दिया, बढ़ाने दिया, वो बढ़ाते रहे। उनको घर के अंदर आने नहीं दिया, घर के बाहर नहीं आने दिया, तो घर में ही फैलाते रहे। तो इस तरह से इसके बारे में ये मीडिया, जो भोपू मीडिया था नरेंद्र मोदी का, उन्होंने कहा कि दुनिया में पहले नंबर पर नेता है। अब कौन से नंबर का है? अभी दूसरे नंबर पर आ गया है। भारत का नंबर है 64 लाख अमेरिका का है, 50 लाख भारत का है। ये अक्टूबर माह के एंड तक भारत का आ जाएगा पहला नंबर। अगर ये आंकड़ा बरकरार रहा तो 30 लाख अक्टूबर माह का जोड़ दो तो 80 लाख हो जाएगा। और अभी आज की तारीख 17, तो 10 लाख और 40 लाख जोड़ दो। 40 लाख अगर जोड़ दोगे तो 50 और 40 90 लाख हो जाएगा। और ये 64 लाख जो आंकड़ा है वो रिवर्स गियर में चल रहा है, तो ये 64 लाख का 70 हो जाएगा, तुम्हारा 90 हो जाएगा, तो तुम्हारा नंबर आ जाएगा पहले। तो नरेंद्र मोदी को तुम पहले नंबर देना चाहते थे, वैसे ही आ जाएगा तुम्हारा पहला नंबर। नालायकी में आएगा पहले, फिर उस समय क्या होगा, तुम्हारा नालायकी में पहला नंबर आएगा। तो एक तो ये बात जानना और ये बात समझना बहुत जरूरी है। तो मैं जो सुप्रीम कोर्ट में मीडिया ट्रायल का मामला चला गया और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मामला चला गया,
और आज का बहुत बड़ा इश्यू है, इसके बारे में लोगों को कोई खास जानकारी नहीं है, तो इसलिए कुछ बातें मैं इसके बारे में भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद नहीं हुए। ये आज़ादी का आंदोलन था नहीं, इसीलिए ज्योतिराव फुले इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे कि ये ब्राह्मणों की आज़ादी का आंदोलन। शाहू महाराज भी शामिल नहीं हुए, बाबा साहब आम्बेडकर भी शामिल नहीं हुए, पेरियार शामिल थे। आज पेरियार का जन्मदिन है। पेरियार शामिल थे कांग्रेस में, वो स्टेट के जनरल सेक्रेटरी थे और सबसे बड़े लीडर थे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया 1925 को, स्टेट कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी थे, इस्तीफा दे दिया। पेरियार ने इस्तीफा देकर वो जस्टिस पार्टी में शामिल हुई। फिर जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर उन्होंने, वो उसके सब सर्वे सर्वा हो गए थे, सबसे बड़े लीडर हो गए थे। और फिर उन्होंने डीएमके नहीं डीके द्रविडार कज़गम नाम का आंदोलन शुरू किया और उसको उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर फैलाया और घोषित किया था कि कांग्रेस को कम से कम तमिलनाडु में तो मैं समंदर में डुबाऊंगा। आज भी कांग्रेस को उनके सपोर्ट के बगैर चुनाव नहीं लड़ सकते। बीजेपी को चुनाव लड़ना है तो भी, और कांग्रेस को सपोर्ट करना है तो भी, कांग्रेस को भी अगर चुनाव लड़ना है तो वो इनके साथ सहयोग से ही चुनाव लड़ना पड़ता है, अन्यथा वो चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे हालात पेरियार के आंदोलन की वजह से निर्माण हुए। तो ये सारे लोग जो है ये उस आज़ादी के सो कॉल्ड तथाकथित आज़ादी के आंदोलन में शामिल नहीं थे। मैं इस मुद्दे पर देश में चर्चा करता हूं, इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करते। उनको मालूम है कि इस मुद्दे पर हम लोग पराजित हो जाएंगे। वामन मेजराम के पास इतने सारे सबूत है और वो सबूत हमारे पुरखों के द्वारा पैदा किए सबूत है। तो हमारे पुरखों को अगर हम अपना पुरखा नहीं मानेंगे, अपने बाप को अपना बाप नहीं मानेंगे, तो साला फिर तो और ज्यादा खतरा पैदा हो जाएगा, नाजायज औलाद घोषित हो जाएंगे। इसलिए अपने पुरखों को तो मानना पड़ेगा कि ये पुरखे हमारे, फिर उनके सबूतों को भी मानना पड़ेगा कि ये सबूत भी उनके ही है। फिर तो अमन मेजराम की बात को ही मानना पड़ेगा कि आजादी का आंदोलन नहीं था। इसलिए इस पर वो इसका जवाब क्या ढूंढ के निकाला, इस पर चर्चा ही नहीं की। तो इस तरह से 15 अगस्त आजादी से हम लोग आजाद नहीं हुए। हम लोग आजाद कब हुए? जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और संविधान के आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मौलिक अधिकार दिया गया। उसकी वजह से हम लोगों को, जो मनुस्मृति ने हमको बोलने की सुनने की आजादी नहीं दी, वो आजादी हमको मिली। और उस आजादी की वजह से, आर्टिकल 19 की वजह से हम लोग आजाद थे। इतना इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 19 हमारे लिए। अमेरिका का एक बहुत बड़ा थिंकर है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी कौम को अगर आप गुलाम बनाकर रखना चाहते हो, उसके बोलने पर पाबंदी लगा दो, तो वो गुलाम बनाया जा सकता है, उस कम्युनिटी को गुलाम बनाया जा सकता है। तो इस रेफरेंस के तहत जो बोलने की, लिखने की, अभिव्यक्ति करने के बहुत सारे तरीके हैं। अभिनय करके आप अभिव्यक्त कर सकते हो, फिल्म बनाकर, या मतलब कई प्रकार की आजादी है, लिखने की, बोलने की, अभिव्यक्ति की। लिखने बोलने के अलावा एक और आजादी है अभिव्यक्ति की। अभिव्यक्त करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो ये जो आजादी है, इस आजादी की वजह से हम लोग आजाद हुए। उसी आजादी की वजह से हम लोग बोलते बोलते इतना बड़ा आंदोलन करा दिया, क्योंकि अखबार वालों ने हमारी बात नहीं छापी, मीडिया वालों ने हमारी बात नहीं लोगों तक पहुंचाई,
मगर हम बोलते 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 इतना बड़ा आंदोलन हमने खड़ा कर दिया। अभी 2 बार हमने भारत बंद करवाया। पाँच मार्च 19 को और 29 जनवरी 2020 को हम लोगों ने भारत बंद करवाया। और जिन लोग जो भारत बंद में करवाने वाले लोग थे उनके ऊपर इन लोगों ने पुलिस के द्वारा केस करवाए, ताकि अगली बार, उनको डर था कि अगली बार यही लोग फिर भारत बंद करवाएंगे। और जिन मुस्लिम लोगों ने हमें साथ सहयोग दिया था उनके लोगों को भी उन्होंने अरेस्ट किया। बहुत सारे UAPA का कानून लगाया, नासा लगाया और उन लोगों को डरा के रखा हुआ है कि अब भारत बंद में आप लोगों को शामिल नहीं होना है भविष्य में, क्योंकि उनको मालूम है वामन मेहराम तो भारत बंद करने वाला ही है। अभी 21 तारीख का जब 100 लोगों को हम लोग संबोधित करने का जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने घोषित किया है, अभी 4 दिन के बाद में वो आएगा, उसके बाद हम अनाउंस कर देंगे भारत बंद का कार्यक्रम। सारे देश भर में तैयारी करने के लिए हम लोगों को 100 लोगों को फिर इस महीने के एंड तक 1000 लोगों के अक्टूबर महीने में चुनाव उधर बिहार में है, तो फिर तो हजारों लोगों को हो जाएगा। तो हम लोग भी सारे देश भर में अपनी भारत बंद की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो उनको मालूम है कि ये 2 बार जो हमने भारत बंद किया है वो इतना बड़ा कार्यक्रम था, इतना बड़ा ये था, उससे शासक वर्ग डरा हुआ है पूरा पूरा। क्योंकि ये 10-20 बार अगर भारत बंद करो तो ये 6 लाख गांव तक आंदोलन पहुंच जाएगा, लोगों तक हमारी आवाज पहुंच जाएगी, जो आवाज नहीं पहुंचनी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये जो बोलने की जो आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये वास्तव में हमारी आजादी है। तो इसलिए हमें 26 जनवरी 1950 को आजादी मिली।